सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। मैंने वीडियो ला करके छोड़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मैंने आपको बताया था, कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, देखिए एक होता है एस सबसेल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एस सबसेल में मैक्सिमम, सबसेल की बात कर रहा हूं, एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसेल बोल रहा हूं, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद अगर आप डी सबसेल में चलते हैं तो पता होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एफ सबसेल में चलते हैं तो पता होना चाहिए आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का नंबर है जो आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए, मैक्सिमम नंबर है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरते हैं तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में मैक्सिमम हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एफ में मैक्सिमम हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस तरीके से हमारा एक अरेंजमेंट रहता है। अब बात अफवाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और N+L रूल, यहां पर दो बातें हैं। एक तो हमारा अफवाउ प्रिंसिपल है, आप ध्यान दीजिए अफवाउ प्रिंसिपल हमारा काम करता है। यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरा, अगर मैं इसको कहता हूं तो एक N+L रूल भी यहां पर काम कर जाता है। तो अब यहां अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि जितने एक्सेप्शंस हैं उनको आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, तभी आपका काम चलेगा, अन्यथा आप गड़बड़ाई, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सिंपल वे में अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, तो क्रोमियम 24 का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर आर्गन हो गया, यहां 3D हो गया और यहां पर आपका 4s हो गया। यहां 1 हो जाता है, यहां 5 हो जाता है। इसी तरीके से कॉपर 29 का अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहां पर आपका आर्गन हो जाता है, यहां पर आपका 3D 10 हो जाएगा, यहां 4s 1 हो जाएगा। ये दो एक्सेप्शन शुरुआत में है जो 21 से लेकर के 30 के बीच में आते हैं। लेकिन आपको जानकारी के तौर पर बता देता हूं कि 41 से लेकर के नियोबियम से स्टार्ट हो जाता है और गोल्ड तक सब लगभग और लगभग मान के चल लो कि सब एक्सेप्शनल ही है। तो मैं यहां पर एटॉमिक नंबर नहीं लिखकर एटॉमिक नंबर लिख देता हूं एलिमेंट, जैसे 41 हो गया, यहां पर, यहां 42 हो गया, यहां 43 हो गया, यहां 44 हो गया, यहां 45 हो गया, यहां 46 हो गया, यहां 47 हो गया। ठीक है, इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जानना चाहोगे तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो 47 तक है और उसके बाद गोल्ड 78 79 ले लीजिए, मेरे हिसाब से यहां पर 78 और 79 इनके कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल कंडीशन में होने क्या चाहिए और होते क्या, दोनों बात करेक्ट क्या है और एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या होनी चाहिए, इन दोनों पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 41 लिखने के लिए पहले मैं यहां क्रिप्टन लिख देता हूं और क्रिप्टन का 36 होता है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए यहां पर मैं क्रिप्टन बना देता हूं। क्रिप्टन, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आए हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये डिस्कशन कर रहा हूं। यहां भी क्रिप्टन लिख देता हूं, यहां पर भी मैं क्रिप्टन लिख देता हूं, यहां पर भी मैं क्रिप्टन लिख देता हूं। बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर हमारे साथ रहिए। यहां पर भी क्रिप्टन लिख दिया मैंने, यहां पर भी आपका क्रिप्टन लिख दिया और यहां पर भी आपका क्रिप्टन और यहां पर भी आपका क्रिप्टन। अब आपको 36 तो ये मिल गया। 36 के बाद आपको पता होना चाहिए कि 4D आएगा और एक आपका 5s आएगा। तो यहां पर मैं कह लेता हूं कि आपसे 4D लिख देता हूं और 5s यहां पर लिख देता हूं। तो 4D 5s, मुझे 47 तक 4D 5s लिख देना चाहिए, जिससे कि मैं आपको भरने का तरीका बता पाऊं। 4D 5s अपना अपना तरीका होता है, आप कैसे सीखें मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर 4D 5s, यहां पर भी 4D 5s, यहां पर भी 4D 5s, यहां पर भी 4D 5s। अब 78 79 में 4f भी आएगा, इसलिए मैं रुक गया वहां पर। तो यहां 4D 5s और यहां पर एक्चुअली में 4f आ जाएगा, 5D आ जाएगा और 6s आ जाएगा। यहां पर भी 4f 5D और 6s आ जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, होना क्या चाहिए था। यहां देखो 36 हो गया, 2 38, 38 और 3 आपका ये कंडीशन आनी चाहिए थी। यहां पर देखो ये हो गया आपका 38 और 4, ये कंडीशन, यहां 38 और
5, यहां 38 और यहां 6, यहां 38, यहां 7, यहां 38, यहां 8, यहां 38, यहां 9। ये एक्चुअल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से 78 पे आ जाए, क्रिप्टन कितना होता है 50, सॉरी मैंने यहाँ क्रिप्टन लिख दिया है, मुझे इसका एलिमेंट यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, जेनॉन लेना पड़ेगा 54, तभी काम चलेगा। यहां पर कर लेता हूं जेनॉन 54, यहां पर भी जेनॉन 54। अब यहां मैंने 54 ले लिया, तो यहां पर आप 54 में ये 56 हो गया है, और 56 के बाद जो है अब आप यहां पर 5D और 4F, तो 4F में 14 डाल लीजिए, यहां 8 डाल लीजिए, चेक करिए 8 2 10, 54 10 64, 64 और 10 74, 75 76 78, ठीक है। यहां पर भी चलोगे तो आपको यहां 14, यहां आपका 9 और यहां आपका 2, ये एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब है नहीं। तो मैं आपको तरीका बताता हूं आपको करना क्या चाहिए। देखो मैं यहां पर इक्वल का साइन लगा रहा हूं, बहुत ही फ्रैंकली ओपन वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को याद हो। पहले तो आप देखिए, इंसान सीखता तभी जब पहले गलती कर लेता, और आपने रटंती विद्या फलंती नहीं, और फलंती है तो आवंती नहीं, यहू जान लो आप अच्छी तरीके से, यहू कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अब आप क्या करिए, ये वाले में क्या करिए, सब में एक एक डाल दीजिए। यहां पर 78 वाले, सॉरी इसमें 47 वाले में चले जाइए, तो इसमें भी एक ही आएगा, लेकिन 46 वाले में गड़बड़ है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्या करिए, देखिए आप सब जगह क्रिप्टन लिखिए। अब आप सुनिए ध्यान से, सब जगह क्रिप्टन लिखिए। पहले आप देखो अनुस्वर की जुगाड़, तरीका होना चाहिए पढ़ने का। नंबर और सिलेक्शन आपको मैं दे दूंगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यानी सिलेक्शन मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हाँ तरीका आपको बहुत सारे बता दूंगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर चले आइए क्रिप्टन, यहां मार दीजिए क्रिप्टन, यहां पर 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 जेनॉन मार दीजिए, यहां पर भी जेनॉन मार दीजिए। टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, फिर लिखूंगा 4D 5S, यहां पर भी लिखूंगा 4D 5S। तरीका बता रहा हूं, सीख लेना, आज के बाद गलती नहीं होगी। 5S, यहां पर भी 4D बता रहा हूं, यहां पर भी 5S बता रहा हूं, यहां पर भी 4D 5S बता रहा हूं। जल्दीबाजी में कुछ हो जाए वो अलग बात, अन्यथा तरीका आपको एकदम सुटेबल बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखूंगा। यही तरीका मैं अपनाता भी हूं। और एग्जामिनेशन, मैंने हमेशा बोला है कि एग्जामिनेशन एक प्रकार की कला है, चाहे मेरे सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लेना, मेरी इस बात से ही वो लोग सेलेक्टेड हैं, और उन्होंने मेरी बात ये मानी, 6S यहां पर होना चाहिए। ये मैंने यहां पर 6S लिख दिया इस तरीके से, यहां 6S। अब भाइयों सुनो मत ध्यान से, सबसे पहले काम ये करो कि 47 वाले में 46 वाले में 0 डालो। देखो जलवा, आज जादू दिखाता हूं तुम्हें आज मैं। देखो 47 वाला ये दिया है, 48 है ना, ये 48 के ऊपर 47, इसमें पहले 0, 46 वाले में 0 डाल दो आप। 46 वाला ये है, ये वाला, इसमें 0 डाल दो आप। तो जब इसमें 0 डालोगे तो मैंने यहां 0 डाल दिया, बाकी सब में एक 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 एक, फिर यहां पर एक एक एक। आया ना मजा, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री। अब इनका एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने इधर कुदाया, तो यहां पर 4 लिख दूं, यहां पर 5 लिख दूं, यहां पर 6 लिख दूं, यहां पर 7 लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं मैं, यहां पर 8 लिख दूं, यहां पर 10 लिख दूं, है ना। आगे चलो, यहीं पर आगे घंटी, ये घंटी भी आ गई भाई, यहां पर 10 हो गया, और यहां पर आ जाइए फटाफट, क्या हो जाएगा, यहां पर भी 10 लिखना पड़ेगा। यहां पर अब चले आइए, यहां पर क्या था, ये तो 14, तो हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे भाई, जिसके मुंह में 2 रोटी आनी 10 कैसे डाल दोगे। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर 9 हो जाएगा, और यहां पर आपका 10 हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो कॉन्फ़िगरेशन, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, ऐसे ही याद कर लो। तरीका सीखिए, अगर 41 से लेकर के 47 और 78 79 का कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर भी आता है, तो अनुस्वर की ट्रिक को अपनाना और आनंद उठाना। ठीक है, एक काम तो ये कर लेना आप अच्छे से। दूसरा आपको काम बता देता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखे, तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना जरूर सीख लीजिए। यानी कि कैलकुलेट ऑल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो जितनी वैल्यू है क्वांटम नंबर्स की, वो निकालना सीख लीजिए एनएलएमएस। उसके लिए मैं फार्मूला केवल लिखूंगा, क्वांटम नंबर फार्मूला लिखूंगा। देखिए जैसे कि मैं क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन,
लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कैलकुलेट ऑल वैल्यूज में आपको केवल मैं फार्मूले बता दे रहा हूं, इन्हीं की मदद से आप निकाल लेना। जैसे कि मान लीजिए अब n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर k है, l है, m है, n है, तो यहां पर आप क्या रखोगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, l m n o ले लो, फिफ्थ ऑर्बिट, p ले लो, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। फिलहाल n तक ही होता है, वो भी आपको पता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि n की वैल्यू अगर k के लिए 1 रखोगे, l के लिए 2 एंड सो ऑन। ये फार्मूला आप अपना लो, अच्छे तरीके से मान लो। इसी के बाद चले आइए, l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। यहां पर l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, ये भी आपको पता है। लेकिन एक बात और पता है कि l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। इस फार्मूले को भी आप याद रखिए, हमेशा n की एक वैल्यू से कम रहता है। इस फार्मूले को आप अपने माइंड में सेटअप करके रखो, देखो पीजीटी निकलेगा, 100% निकलेगा। कंफ्यूजन ना रखिएगा मन में, तसल्ली रखिएगा, टेंशन ना रखिएगा, है ना। इसी के साथ में अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो m की वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू -l से चलती है और +l तक चली जाती है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है आपके लिए कि अगर m 0 है तो फिर l 100% 0 ही होगा, सोचने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अब ऐसे ही m की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो l की वैल्यू जो है, सॉरी अगर मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर मुझे m की वैल्यू n निकालनी है ना, तो l लिखना चाहिए था। अगर l 0 है तो फिर m की वैल्यू यहाँ पर 100% 0 होगी। l की वैल्यू अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं 1 है, तो m की वैल्यू जो मुझे लिखना चाहिए वो m की वैल्यू लिखूंगा मैं, m इज इक्वल टू -1 से लेकर के 0 काउंट कर लेना और साथ में +1 आ जाएगी। ये वैल्यूज इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो ये हमें साफ बता रहा है s की वैल्यू, s एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है और स्पिन और एंगुलर को आपको मोमेंटम की बात भी करूंगा। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम यहां पर बात करता हूं, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वेश्चन पीजीटीज में आए हैं। एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखते हैं तो यहां मैं एंगुलर मोमेंटम लिखे दे रहा हूं और इस पे नोट करो, उठा लो पीजीटी का पेपर, 9 का उठाओ, 12 13 का उठाओ और उसके बाद शायद 2011 में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आप पेपर उठाओ तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। यहां ब्रैकेट डालिए, l+1 यानी l और फिर अंदर l+1 हो जाता है, n ब्रैकेट में दोबारा लिख देता हूं, l+1 हो जाता है और यहां पर h अपॉन ये अंडर रूट के बाहर है ना, ये 2 अब पाई। अब अगर मान लो s के लिए, तो s के लिए 0 तो टोटली 0 हो जाएगा, ये भी आप जान रहे हो। इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अगर मैं स्पिन की बात करता हूं तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात भी आती है। तो यहां पर अंडर रूट में जो चलेगा तो s और s+1 चलेगा और ये भी h/2 पाई ही रहता है। तो इस पर भी न्यूमेरिकल मैं स्टार बनाए दे रहा हूं, इस पर क्वेश्चन आए हैं पीजीटीज में, 100% क्वेश्चन आए। अनुज सर का वो चैनल जो केमिस्ट्री में सिलेक्शन कराएगा, चाहे आप जेई को पढ़ाते हो चाहे नीट को पढ़ाते हो, आप टैलेंटेड बहुत हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन तरीका पढ़ने का अगर आप आजमा लोगे, इस तरीके को अगर आप यूज कर लोगे, तो मेरा वादा है कि सिलेक्शन आपका पीजीटी में हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्टेड जब आप हो जाएंगे ना, तो फिर आप एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर पाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे सिलेक्शंस लगातार हो रहे हैं, यहां पर वैल्यू +½ भी होती है और -½ भी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक्सिस की बात कर लेता हूं तो आप नोट कर पा रहे होंगे, ये मेरे पास में सपोज कर लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन इज ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो स्पिन होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अगर मान लो ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो आप ये जानते हो कि मैंने ये रोटेशन जो यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू हमारे लिए उल्टा रोटेशन होगा, यानी -½ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं स्पिन दिखाने की कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये -½ में गया, अगर मान लो जो मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मेरा स्पिन कर गया, अगर क्लॉकवाइज स्पिन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो भी आप जान लो अच्छे तरीके से कि उस कंडीशन में भी आपकी ये एंगल, यहीं से उठाऊंगा मैं, ये एंगल ले लोगे तो ये भी आपकी s की वैल्यू जो होगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू आपका +½ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसीलिए यहां पर हम लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि s यहाँ 1 इसीलिए लिया गया,
एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो इन चीजों को भी मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों को एक ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि आखिरकार देखिए एल की वैल्यू जो होती है हमेशा एन की वैल्यूज के बराबर होती है, और एम की वैल्यू जो होती है वो 2n के बराबर होती है, और एस की वैल्यू 2n स्क्वायर के बराबर होती है। ये सभी वैल्यूज बराबर होती हैं, इनको कहीं पर नोट कर लीजिए। पूरा नोट्स बनाते चलिए, पीजीटी के स्टैंडर्ड्स नोट्स बनवा दूंगा आपको, हमारे अगर साथ रहोगे तो। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बेटर तरीका बता रहा हूं कि इसी तरीके से पढ़ना है आपको, ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है। अब यहीं पर अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात ये कहूं कि हमने ऑर्बिटल ये सब पढ़ लिया, तो यहां से एक चीज और सामने बाहर आ जाती है कि क्वांटम नंबर अगर मान लो कभी वेरिएशन हो जाए, n इज इक्वल टू 3 दिया है, l इज इक्वल टू 1 दिया है, n m इज इक्वल टू आपका 0 दिया है, s इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ एंड सो ऑन, तो ये मैच पे क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा। इस पे भी मेरी आपकी पर्सनल सलाह है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं भी पर्टिकुलर नोट्स बना करके एकदम मतलब ऐसे कर लेता हूं जिससे कि आपको मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाए। यहीं पर ऑर्बिट में एक चीज जरूर आती है, नंबर ऑफ द रेडियल नोड। देखो कभी भी पेपर में पूछा जाए कि रेडियल नोड निकालना है, अब एक तो रेडियल नोड का फार्मूला होता है और एक एंगुलर नोड का फार्मूला होता है। आप सुनिए ध्यान से मेरी बात को, रेडियल नोड और एंगुलर नोड में यहां n माइनस l माइनस 1 लगा दीजिए और ये वैल्यू केवल l के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आई, किसी भी प्रकार की नहीं आएगी, निकाल करके देख लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार नोड है क्या भला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड। तो मैं यहां पर हेडिंग बना देता हूं, ये नोड क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूं आपको। नोड वह स्थान होता है, वह 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो भाई साहब यहां पर 0 मान लीजिए आप, वही प्लेस आपका क्या कहलाता है, वही प्लेस आपका नोड कहलाता है। जैसे कि अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं, तो मैं सपोज कर लेता हूं मैंने ये 1s ऑर्बिटल बना ली। अब 1s ऑर्बिटल में सेंटर पर न्यूक्लियस रहा होगा, बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहा होगा, कोई गैप नहीं दिखा रहा हूं, बिल्कुल लगातार आपको देखो ये मेरी मशीन इस तरीके से चल रही है, ये है, ये मैंने आपका 1s, यहां पर कहीं भी कोई ब्लैंक नहीं दिख रहा है, ये 1s ऑर्बिटल है, यानी यहां पर कोई भी नोड नहीं है, ठीक है, नोड नहीं है कोई भी। अब मान लीजिए मैंने सपोज कर लेता हूं 1s के बाद 2s बनाई। जब मैंने 2s बनाई तो मैंने क्या काम किया, सेंटर पर तो न्यूक्लियस बना दिया, चलो इसका भी न्यूक्लियस रेड से बना देता हूं जिससे दिख जाएगा, ठीक। इसके चारों तरफ मैं इसको भी डॉट में दे रहा हूं। अब यहां मैंने क्या काम किया, एक डॉट ये एरिया दिया मैंने, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक एरिया मैं ये दे रहा हूं। पेन अपडेट हो रहा है, 1 मिनट दीजिए जी, ओह सॉरी रप्चर कर गया है, 2 मिनट का समय रप्चर कर गया जी। कोई बात हो जाता है, टेक्निकल चीजें। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखिए इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने ये बना दिया, ध्यान दो, ये मैंने 2s ऑर्बिटल बना दी। जब मैंने 2s ऑर्बिटल ये बना दी तो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गैप, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन की लेयर बना दी, वो दूसरी बना दी, तो आपको बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये 2s ऑर्बिटल है, मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसे, ये 2s ऑर्बिटल है, इस तरीके से थोड़ा सा डेंस और करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वलिटी इसकी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ऐसे करके ये। तो यहां पर मैंने 2s ऑर्बिटल बनाई, तो यहां नोट कर पा रहे होगे आपके, ये यहां पर ये एरिया नोड कहलाता है, ये एरिया। अब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, जो मैंने बीच में दिखा रहा हूं, यानी कि अगर मैं वायलेट कलर भी इसमें भर देता हूं इस तरीके से, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगा नोड। वैसे ये कलर नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ता हूं मैं। अब इसी तरीके से मैं सपोज कर लेता हूं 1s 2s, इसके बाद 3s बना लेता हूं। चलो भाई 3s बनाई मैंने, ये 3s जब मैं बनाऊंगा तो 3s में खास बात आपको क्या दिखाई देगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये आया, ठीक है, यहां पर गैपिंग नहीं छोड़िएगा, फिर एक गैप छोड़ दीजिए, एक गैप आपने ये छोड़ दिया, तो मैंने इस तरीके से ऐसे बना दिया। ध्यान दो, बहुत ही मस्त आपको तरीका बता रहा हूं, पूरे नोट करते चले जाओगे ना, तो ये आपको मैं हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार हूं।
हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार हूं। मेरा थोड़ा सा ये नोट पैड मुझे लग रहा है कि डॉट रखने में दिक्कत कर रहा है, और सही करता हूं। चलिए अपडेट करता हूं। मुझे लग रहा है या तो कोई स्विच ऑफ ऑन हो जा रहा है, हो जाता है कभी कभी यार, अब क्या बताऊं इसके लिए मैं, टेक्निकल चीजें हैं। चलिए ये मैं बना रहा था, तो यहां पर आइए, यहां पर आ जाते हैं हम लोग और यहीं पर हम लोग बना ले दोबारा। चलिए अब भैया देखो इन्हें भी इसी टाइम मठा बेचने को रह गया था। चलो ये हो गया, ये आप आ गया यहां पर। अब इसके बाद 3s में हम लोग चल रहे हैं ना, 3s में अब एक लेयर हम और बनाएंगे, तो आपको दो नोड यहां पर दिखाई दे जाएंगे इस तरीके से। ये दो नोड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दो नोड दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां पर आपको ज्यादा दिखती है वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है, अब ये आपको दो एरिया दिख रहे होंगे, इनको हम लोग नोड बोलते हैं। तो अब आपसे कोई अगर पूछता है कि बताओ भाई 3s में कितने नोड है, तो आप बता दोगे दो। चलो फार्मूला लगा लेते हैं, n-l-1 हमने लगा लिया, तो n की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1s में क्या हुई 1, यहां पर 0 -1, टोटल यहां पर कोई नोड नहीं, आपको साफ दिख रहा होगा। 2s में देख लेते हैं, 2s में यहां पर 2 - 0 -1 यानी आंसर एक नोड आ रहा है, तो एक नोड यहां पर है। यहां पर लगा लेते हैं 3 - 0 -1 यानी यहां पर आंसर दो नोड आ रहा है, तो यहां पर दो नोड आपको दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो बेस्ट तरीका है, सिंपल वे में आप निकाल सकते हो फार्मूला। एंगुलर नोड अगर पूछ लिया गया, मान लो किसी ने पूछा 3p में एंगुलर नोड बता दो आप, तो 3p में आप एंगुलर नोड नहीं बता पाओगे, 3p में एंगुलर नोड बता देना। तो यहां पर 3p में एंगुलर नोड कितना आएगा, p है 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2s में कोई पूछे एंगुलर नोड कितना होगा, तो 2s में एंगुलर नोड जो होगा, एंगुलर नोड जो होगा L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो यहां पर 0 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन मेथड्स को अपनाओगे ना, तो केमिस्ट्री सीखोगे आप, केमिस्ट्री याद आ जाएगी। मैं सिखाने के लिए नहीं हूं, क्योंकि आप एमएससी ऑलरेडी हो यार, तुम्हें क्या मैं सिखा पाऊंगा, और मेरा कब्जा नहीं मैं आपको सिखा दूं। मैं केवल आपको रिफ्रेश कर सकता हूं, रिचार्ज कर सकता हूं, एक्टिवेट तो आपको खुद होना ही पड़ेगा, ये बात जान लीजिए आप। अब बात आ जाती है कि मैं आपसे एनर्जी लेवल पर भी चलता हूं, तो उनकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूं कि भाई जैसे कि मान ली p ऑर्बिटल मैंने बनाई, p ऑर्बिटल आप जान रहे हो, ये p ऑर्बिटल है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। इसी को हम लोग नोडल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। दिस प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन, इसी को हम लोग नोडल प्लेन भी बोलते हैं। जिसे हम लोग नोड बोलते हैं ना, उसी को हम लोग नोडल प्लेन भी बोलते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है बच्चा, वो यहां पर 0 मानी जाती है। ये बात भी आप ध्यान दे लो अच्छी तरीके से। अब दूसरी बात ये भी है कि सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए नॉर्मल चीजें तो आप पढ़ते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पेनिट्रेशन पावर भी आपको पता रहे कि किसकी ज्यादा है। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं सही आपको बता पाऊंगा। पेनिट्रेशन पावर देखो, सबसे पास वाले से घर वाले पेनिट्रेशन पावर अगर मैं निकालता हूं, पेनिट्रेशन पावर अगर निकालता हूं, तो पेनिट्रेशन पावर में आपने नोट कर पाया होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत होगी। तो यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है बहुत मुश्किल का काम है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद p ऑर्बिटल हो जाती है, उसके बाद d ऑर्बिटल हो जाती है, उसके बाद आपकी कौन सी आ जाती है, f ऑर्बिटल हो जाती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर भी बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर। ये पेनिट्रेटिंग पावर आपके लिए पूछा जाया है, पीजीटीज में ये क्वेश्चन आया है, बिहार में भी आया है। यानी कि अगर झारखंड में देखें तो जेएसएससी में भी क्वेश्चन है, अगर आप बीपीएससी में देखें तो बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन है, अगर आप यूपी पीजीटी में देखें तो यूपी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ में रहिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको एकदम अप टू द मार्क स्टडी कराएंगे और तरीके भी आपको बताते चलेंगे कि कैसे आपको निकालना है। एक चीज मैं आपको और बताने के मूड में हूं, जो मैंने ऑलरेडी, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विद, मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें अफबाउ प्रिंसिपल को, अगर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल बताना है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल बताना है, एनर्जी लेवल अगर आपको बताना है भैया, तो फिर या तो n+l रूल लगा लो और n+l रूल लगा करके निकाल लो, समय लगेगा। नहीं तो आप वाउ को
पढ़ लो भाई। आप वाउ के अकॉर्डिंग आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को लगा लोगे, ये भी निश्चित है। यहां पर कोई इफ और बट का क्वेश्चन नहीं चलेगा, ये भी बात ध्यान दे लो। अब यहीं पर एक चीज और भी है जो मैंने बहुत चीजें आपके लिए मैंने नोट करके रखी जिससे मैं आपको सही से बता पाऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर झारखंड का क्वेश्चन टिका रहता है, जिस पर यूपी पीजीटी का क्वेश्चन टिका रहता है। मेरी इस बात को जिसे मैंने नोट कायदे से आपके लिए किया है, बिल्कुल डिट्टो पॉइंट वाइज मैंने नोट किया है, और मैं ये बात आप तक बहुत इत्मीनान से रखना चाहता हूं और मेरी बात को आप सुने भी। देखिए, मैंने ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आखिरकार साई स्क्वायर बताना क्या चाहता है। अगर साई स्क्वायर को देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने की कोशिश करता है। देखना ध्यान से, मैं यहां बताने की कोशिश करूंगा और ये बात नोट करना कहीं पर, साई स्क्वायर ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में बताता है। ये इंटेंसिटी जहां होगी वहां डेंसिटी भी हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बताता है, ठीक है, कितनी है। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी तो ये भी निश्चित है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी भी बताता है। तो बात वही हुई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी, वो जो ऊपर मैंने वर्ड लिखा है वो भी ये बताता है। ये मैंने सब टर्म अपने कलेक्ट करके आपके लिए रखे हुए, एकदम मस्त, पेपर में परेशान ना करें। यानी अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो तो भी एक ही बात हुई। तो साई स्क्वायर इज द वेव फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इतने टर्मिनोलॉजी पेपर यूज कर सकता है, जान लो। अनुज सर के साथ रहोगे, एक टर्म ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल केमिस्ट्री आपके अंदर पहना दूंगा, पिला दूंगा आपको केमिस्ट्री पूरी ताकत से। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है, ये साई क्या है। साई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। साई स्क्वायर अलग है, साई अलग है, तो साई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां पर लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। ये नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर दो, अभी के अभी नोट करो यार, इसे करते। तो अब अगर मैं कहूं कि जितनी ज्यादा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, more is the probability of electron, more is the probability of finding electron। कर लो भाई, चलो अपनी तसल्ली के लिए, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ना, मस्त पॉइंट। क्वेश्चन बनेगा ना, लिख लो इसके ऊपर, 2024 बीपीएससी में आ सकता है। क्वेश्चन भी ट्विस्टिंग लाऊंगा इस बार, 100% मेहनत आपके साथ मैं भी कर रहा हूं, क्वेश्चन को नए ढंग से बनवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अब देखिए, सेकंड पॉइंट में आपसे कहता हूं, अगर आपने वेव मैकेनिकल मॉडल यानी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पढ़ रखी है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन क्या कहती है वो, उस पर भी मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं। देखिए, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन तो आपको सिंपल सी पता है कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहां पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन, चेक कर लेना, एच स्क्वायर। मैंने तो यही पढ़ी है, ई माइनस, कुछ लोग वी भी लिखते हैं और कुछ लोग यू भी लिखते हैं, साई इज इक्वल टू 0। इसको आपने लैप्लेसियन ऑपरेटर से उड़ा दिया, तो इसका मतलब इसे आप उड़ा सकते हो, डेल अपना ऐसे उड़ा सकते हो, या फिर आप कुछ लोग जो उल्टा भी डेल बनाते हैं, यानी कि अगर ऐसे लिखना चाहो लैप्लेसियन ऑपरेटर को, ऐसे भी कायदा तो यही है, डेल स्क्वायर साई ऐसे लिखते हैं और ब्रैकेट में फिर बची वैल्यू यहां पर डाल दी 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर,
ब्रैकेट में आपका E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इतना मुझे बताना है, लेकिन इसमें यहां पर लैप्लेसियन ऑपरेटर यूपीपीजीटीज में पूछा गया है, तो यहां पर मैं यूपीपीजीटी का नाम डाल देता हूं। ये यूपीपीजीटी में भाई साहब पूछा गया है कि ये है क्या, जो ये आपको दिख रहा है रेड रेड, ये लैप्लेसियन जो ऑपरेटर है ये पूछा गया है यूपीपीजीटी में। इस बात का ध्यान आप दीजिए और अच्छे से दीजिए, ठीक है। एक तो ये जानो आप। दूसरी चीज आपके लिए मैंने जो नोट कर पाई है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप वीडियो को कतई स्किप मत करना, नहीं तो मान के चलो कि नुकसान होना निश्चित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब हम लोग 1s ऑर्बिटल को देखते हैं तो 1s ऑर्बिटल में खास बात ये होती है कि वहां पर हम लोगों को कभी कभी पेपर में डायग्राम बन के आ गया, जैसे मान लो सपोज करके ये डायग्राम नंबर 1, पहला पॉइंट में बात कर रहा हूं, पहले पॉइंट पर एक डायग्राम ऐसे बन के आया, मान लेते थोड़ी देर के लिए ये डायग्राम बन के आया, ये ऐसे आया। अब ये पूछा ये किस ऑर्बिटल के लिए डायग्राम बना हुआ है, इसे टच कर दो कायदे से, ऐसे करके ये यहां पर आर की वैल्यू भी मैक्सिमम आपको दिखाई दे रही, आर की वैल्यू भी मैक्सिमम दिखाई दे रही है, और यहां पर चलोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू भी मैक्सिमम मिनिमम दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। तो यहां पर मुझे कोई नोड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 1s, ये आर के साथ में मैंने ग्राफ खींचा हुआ है। अगर यही ग्राफ अगर पेपर में ऐसे करके आ गया, मान लीजिए ये ऐसे करके आ गया कि मैंने यहीं से ही लाइन ली और ये पार करा दी, यानी कि एक गैप मैंने इस तरीके से ये छोड़ दिया, तो ये जो हिस्सा जो आपको गैप दिख रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो गई, इसको हम लोग नोड के नाम से जानते हैं, नोड के नाम से जानते हैं, जाएंगे अभी। तो नोड बन गया यहां पर, तो यहां पर भी वही, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर हो गया। इसी कंटिन्यूएशन में अगर मैं एक डायग्राम और बना लूं तो कोई बुराई नहीं है, देखो यहीं पर बना करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये अब किसका हुआ होगा, ये 1s का है तो भाई ये 2s का हुआ होगा। अब 3s में चलोगे तो यहां 3s में नोट कर पाओगे, यहां पर r की वैल्यू जो होती है वो 0, यहां मैक्सिमम हो रही है r, यहां r मैक्सिमम है, नोट कर पाओ, यहां r की वैल्यू मैक्स है, यहां पर भी r की वैल्यू मैक्स है, लेकिन अगर 3s में चलोगे तो यहां पर ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो अब आप नोट करो कि यहां पर एक बार ये डेंसिटी 0, एक बार ये डेंसिटी 0, इसीलिए 3s में 2 निकल करके आते हैं, और ये मैंने 3s का बना दिया। थोड़ा सा तिरछा बना सकते हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां कैपिटल आर है और ये आपका स्मॉल आर। इस पर भी न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, ये किसका ग्राफ है। अगर हम लोग आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में भी मैं इस तरीके से 3 कॉलम खड़े कर लेता हूं, 3 कॉलम खड़े कर लेता हूं ऐसे करके, देखो ये अब यहां पर भी वही कंडीशन चलेगी। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं कौन सी, ये 1s लिख दिया, ये मैंने 2s लिख दिया, ये मैंने 3s लिख दिया, लेकिन यहां सब कंडीशन अलग हो जाती हैं, थोड़ी सी अलग क्या हो जाती है वो मैं आपको दिखाऊं। देखिए आर स्क्वायर मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं आर लिख देता हूं, तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां डेंसिटी 100% 0 नहीं होगी, थोड़ा सा हटा करके आप डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर भी नोड तो रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये ऊपर इस तरीके से एक बार डेंसिटी 0 हो जाएगी, यहां पर एक बार माइनस में जा रही है, लेकिन यहां पर माइनस में नहीं, ये एक्सेस के ऊपर का प्लस हिस्सा है, ये वाला माइनस है, वहां पर आप देख पा रहे होगे माइनस में जा रहा है, यहां माइनस में नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये 2s के लिए हो गया, ये आर स्क्वायर और ये आपका आर हो गया, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी वही कंडीशन है, लेकिन यहां पर क्या, यहां पर 100% 0, लेकिन ना यहां 0 चली, लेकिन कुछ समय तक 0 रही, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरीके से यहां पर डिक्रीज हुई। तो अब यहां पर भी वही कंडीशन रही है, लेकिन वही चीज है कि एक बार यहां प्लस माइनस, यहां कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये चीजें आपको जाननी चाहिए। तो इसी तरीके से ग्राफ, अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात कर लेता हूं, तो थर्ड में मुझे एक चीज आपको और बतानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार करना क्या। देखिए एक चीज और जानिए, अगर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कोई एटम है, ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के बाद मैंने ये शेल बनाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
आगे तक बना दिया। अब मान लो न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस, जो पहली ऑर्बिट है यहां तक की डिस्टेंस जो है वो सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर है, इसे मैं 1 डाल देता हूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4 एंड सो ऑन, आगे चलती रहेंगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक जगह, अब यहां से मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, फर्स्ट सेकंड सेल तक अगर मैं चला जाता हूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं यहां तक गया तो ये पूरी वैल्यू हमें जो काउंट करके आई वो यहां पर डी आर आ गई प्लस में। एक चीज, दूसरी चीज यानी कहने का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द टू रेडियस को मैं यहां पर सिंपल वे में डी आर कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस इन रेडियस का गैप आएगा। तो ये मैंने सेल बना लिए। तो एक्चुअल में डी आर है क्या, डी आर सेल की मोटाई तो ही हुई, यानी मैं इसे थिकनेस भी तो बोल सकता हूं, थिकनेस ऑफ द सेल या ऑर्बिट बोल सकता हूं, ये दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत यहां नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस से काउंट करोगे तो डी आर में आर जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे, देखो ये आर इसमें जुड़ रहा है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हो बच्चा, तो यहां पर आर प्लस डी आर हो जाएगा। ये बात भी आप जान लो अच्छे से। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है, ये फार्मूला यूपी पीजीटी में नहीं, हर पीजीटी में आया है, नोट कर लो अभी के अभी, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। यहां पर ऐसा बिल्कुल ये चीजें लोग नहीं पढ़ाते, जनरली नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोट करिए, धुआंधार पढ़ाई हो रही है इस समय। धुआंधार जानते हैं बच्चे में से जो पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। तो यहां पर रेडियल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द रेडियल शेल या रेडियल ऑर्बिट मान लीजिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम ऑफ, ये इक्वल मत लगाइए क्योंकि इक्वल लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहां पर कर दो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑर्बिट का, वॉल्यूम ऑफ रेडियाई ऑफ शेल कर दो, रेडियाई ऑफ शेल कर दीजिए या ऑर्बिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी हो गई आर स्क्वायर डीवी कर दो, और वॉल्यूम आपको पता ही है तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर कर लीजिए, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, और ये आपकी थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो, डी आर हो जाएगा। तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेना जो भी वैल्यू आएगी। तो ये चीज भी आपको पता रहे, इस पर भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर आपको इसमें कुछ मदद मिल पाएगी तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ऐसे में अगर हम लोग चलते हैं तो ये इस पर ग्राफ क्या बन पाएगा, इस पर ग्राफ क्या बन पाएगा वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो बनेगा। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ में 1s का बनाने की कोशिश कर लेता हूं, ये मैंने लिया 1s का ग्राफ, यहां पर आपको वही लेना है, आर लेना है पिकोमीटर में, और यहां पर आपको लेना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा नहीं, आर क्यूब हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में कर लेता हूं तो मेरे हिसाब से आर, फिलहाल आप एक बार चेक करिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अगर यहां पर मैं कंसीडर करता हूं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शुरुआत में तो 0 लेनी पड़ेगी, और 0 लेने के बाद हम मैक्सिमम तक ले जाएंगे और फिर इसकी डेंसिटी को गिरा करके इस तरीके से लाएंगे। तो यहीं से डेंसिटी जो आपको उठा हुआ दिख रहा है, यहीं से डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये 1s के लिए, तो ये जो वैल्यू निकल के यहां से यहां तक आएगी, ये हमें एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन देगी कि इसका आखिरकार एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो आप इस तरीके के ग्राफ भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, इस तरीके के ग्राफ अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम कुछ बातें जो है क्लू पॉइंट से आपको बताएंगे और फिर कराएंगे आपको कल इनके बेस क्वेश्चंस, और आप इनके क्वेश्चन जब करोगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सब फार्मूले सब बता दिए। एफ ऑर्बिटल की मैंने आपको, एफ ऑर्बिटल जैसे आपको एस में पता है केवल एक ही कॉलम होता है, ये बात मैंने बताई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लू नोट करिए। बताओ कल बिजी है।
यहां मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं। p ऑर्बिटल में भाई लोगों आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार दो बार कॉल करिए, उसके बाद कॉल, क्योंकि अगर दो बार में कॉल नहीं उठती तो मान लीजिए सर बिजी कॉल नहीं उठ रही, जैसे इस समय अब मैं कैसे कॉल उठाऊंगा, पढ़ाऊंगा या कॉल उठाऊंगा, दो में से एक ही काम हो पाए, क्यों भाई। चलिए, तो इस तरीके से यहां पर px हो गया, ये py हो गया, px यहां पर py हो गया, यहां पर pz हो गया। इसी तरीके से d में जब हम लोग चलते हैं, d में जब हम लोग चलते हैं तो d में हो जाता है 1 2 3 4 5, यहां पर dxy हो जाता है, dyz हो जाता है, dzx हो जाता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है और dz स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं f ऑर्बिटल की बात करता हूं, इनके नाम नोट कर लेना, अगर आपको नाम नहीं पता हो तो नाम नोट कर लीजिए। तो यहां पर हो गया आपका, ध्यान दीजिए, f x की क्यूब हो जाता है, यहां पर f y का क्यूब हो जाता है, यहां पर f z का क्यूब हो जाता है, नोट कर लो कहीं पर। फिर यहां पर f आ गया और ब्रैकेट में अगर आप z रखोगे तो अंदर xy लेना, z यहां पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहां पर f अगर मान लो आपने y लिया तो फिर अंदर जो है वो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई, तो 1 2 3 4 5, 5 हुई अभी तक, तो 1 2 3 4 5 यहां तक पहुंच पाए हम लोग। तो यानी कॉलम मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, y वाला थोड़ा छोटा है। ये क्या हुआ, क्या हुआ, चलो भैया इसे मिटा देता हूं, बस चलिए। तो यहां पर क्या कर लेता हूं, f यहां पर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, छोटा लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट वाले में जब चलोगे आप तो एक बार आपने z बाहर लिया, एक बार y बाहर लिया और एक बार f में x बाहर ले लो, तो अंदर की तरफ क्या लिख दोगे आप, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट में एक ऑर्बिटल इसके लिए बचेगी और इसके लिए हो जाएगा आपका, सब मिला दो, f x y और z। इस तरीके से इनके नाम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अरे मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दिए, वो भी याद रखना। इसी में जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यूपीपीजीटी में आया था। एक तो जीमान इफेक्ट होता है, जीमान इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एम आया है तो मैग्नेटिक फील्ड याद कर लेना, और अगर नहीं आया है तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा। ये मैंने स्टार्क इफेक्ट यहां पर लिख दिया, तो स्टार्क इफेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है। ये स्प्लिटिंग किसमें है, ये स्प्लिटिंग है आपकी, ये स्प्लिटिंग है आपकी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अभी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में होती है, और ये हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाती है ना। तो आज का क्लास दमदार आपको जरूर लगेगा अगर आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इस पर। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी आपको मेरे हिसाब से जान लेने चाहिए। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, मैंने देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे सर्च करके रखे हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, मैं जरा सर्च कर लेता हूँ। मैंने अभी एक पेज पहले ही फोल्ड किया हुआ पेज मैंने टर्न कर दिया था, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन मैं बता पाऊँ कि भाई ये क्वेश्चन भी आप जरूर करके जाइएगा। देखो मैंने कहाँ पर किया है, कहीं क्वेश्चन में नोट किया था। एक तो ये था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी यूपीपीजीटी में आया था, ये क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो चाहे तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन दिया NH अपॉन 2 पाई, बी ऑप्शन दिया है NH, सी ऑप्शन दिया है 2 पाई अपॉन NH, और डी ऑप्शन दिया है पाई अपॉन 2NH। अब आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब हमें जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप दीजिएगा, 2 का जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं कुछ ऐसे लगा रहा हूं जिनका जवाब आप हमें देंगे। मैंने जो क्वेश्चन क्लिक किया था
देखता हूं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपको बताता हूं। हो, पन्ना तो मैंने मोड़ा था, लग रहा किसी ने पन्ना का उड़ा दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने सर्च करके सोचा था ये आपको बताऊंगा, मुझे चूंकि नोट्स प्रॉपर थे। हाँ ठीक, मिल गया। देखिए क्वेश्चन ये था, नोट करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और इसको मैं एक्चुअली में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता क्या वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इन, पहला था इन बेरिलियम। इन बेरिलियम, दो क्वेश्चन थे से, इन बेरिलियम पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था 1, सी आ रहा था 2, और डी आ रहा था 3। तो बेरिलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p में क्या है 0, तो इसका मतलब इसका उत्तर 0 आना चाहिए, हमें केवल p इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, इसको भी आप नोटिस करिए। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2SO4। H2SO4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भाई H2SO4 में टोटल इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल देता हूं, अभी कुछ बच्ची कह रही थी इस वजह से मैं हंस रहा था। 2 × 1 + 16 प्लस सल्फर में 16 होते हैं, ऑक्सीजन में 8, 32 हो गया। तो कितने हुए ये टोटल, ये आपके हो गए 34 हो गए इधर, तो 16 + 34 मतलब ये 50 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस चाहते हैं, ऐसी वीडियोस चाहते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करिए, मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा। थैंक यू।